हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स में अगले तीन आर्टिकल्स, आर्टिकल 16, 17 और 18, जो राइट टू इक्वेलिटी का पार्ट है। क्या है ये आर्टिकल्स, इनको हम बारीकी से और डिटेल में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 16 से और इसको जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर यदि हम बात करें इस आर्टिकल को पढ़ने की, तो हमें देखने को मिलता है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब हम सबसे पहले यहां से वो चार टर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं जो हमारे सामने आती है कि क्या ये आर्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये किसके अगेंस्ट दिया है, किसके लिए है, ठीक है, क्या ये एब्सोल्यूट है या फिर इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन है। तो इनको हम जानने की कोशिश करते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें इस आर्टिकल को पढ़ने में कहीं भी ये नहीं नजर आ रहा कि ये नेगेटिव है। देखो, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब हमें इक्वेलिटी को प्रमोट करना है, लोगों तक इक्वेलिटी प्रोवाइड करनी है। तो इसका मतलब ये आर्टिकल कैसे है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पहला पॉइंट समझ आ गया, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं ये किसके अगेंस्ट है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, तो कौन देगा, स्टेट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट जॉब्स की बात होगी। तो यहां पे जो बात हो रही है किसके अगेंस्ट है, ओनली अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द स्टेट। पॉइंट समझ आ गया। तीसरा पॉइंट किसके लिए है, क्या यहां पे फॉरेनर्स भी आएंगे या फिर सिटीजन्स ही होंगे। तो देखो यहां पे सिटीजन्स की बात हो रही, किसी भी सिटीजन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज फॉरेनर के लिए या पर्सन वर्ड के लिए इंडिकेटेड नहीं है। इसका मतलब ये है ओनली फॉर सिटीजन्स। समझ आ गया, पॉइंट समझ आ गया। मतलब सिटीजन्स के लिए हमारे पास दो आर्टिकल आ चुके हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। 14 है वो सभी के लिए है, उसमें पर्सन वर्ड मेंशन था। आर्टिकल 15 में सिटीजन्स, आर्टिकल 16 में सिटीजन्स। समझ आ गया, पॉइंट क्लियर है। अब लास्ट है, क्या ये एब्सोल्यूट है, नहीं, इसमें हमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती हैं। क्या है वो देखेंगे, अभी समझेंगे उसके बारे में। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। तो हमारे पास पहला पॉइंट, कोई भी आर्टिकल देखेंगे तो वहां से हमें चार कंक्लूजन निकालने। समझ आ गया, ठीक है। अब यहां पे बात आती है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ये क्या है और ये किसको इंडिकेट कर रही है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हमारे पास में देखने को मिलेगा जहां पे, जैसे हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं उसमें पे के बारे में, सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में, तो उनसे रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है कि अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें कैटेगरीज डिवाइड होंगी कि आपको प्रमोशन देना है, किसके लिए अभी डिस्कशन करेंगे, पूरे का पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्यों, ठीक है। तो एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है। दूसरा पे स्केल, सैलरी और प्रमोशन को लेके अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड यहां पे डिस्कशन होगा, उससे रिलेटेड बातें होंगी। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इक्वेलिटी प्रोवाइड करने के पीछे क्या रीजन है, क्यों दिया जा रहा है। तो देखो उसके पीछे रीजन ये है, जैसे आपने सभी ने महाभारत देखी होगी, ठीक है। उसमें आपने देखा कि किस तरीके से, जैसे आपने नाम सुना है महारथी कर्ण के बारे में, और कर्ण एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं लेकिन उनके जो गुरु हैं वो मना कर देते कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप सूत पुत्र हो, ये कह के उनको बाहर निकाल दिया जाता है। समझ आया। जैसे एकलव्य, उनको एजुकेशन नहीं दी गई। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो हमें देखने को मिलते हैं जहां पे डिस्क्रिमिनेशन है कि हायर जो क्लास है उसी को ही एजुकेशन लेने का राइट है, ब्राह्मण सी हैं जो एजुकेशन ले सकते हैं। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि हायर क्लास ही सिर्फ एजुकेशन ले रही है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें भी हायर क्लास ही बैठी हुई है। तो इसका मतलब क्या लोअर कास्ट का कोई वैल्यू नहीं है, क्या उनका कोई स्टेटस नहीं है, क्या उन्हें एजुकेशन लेने का राइट नहीं है, क्या उनको जॉब करने का राइट नहीं है।
इसी चीज को लेते हुए यहां पे बोला गया कि हमें यहां पे प्रमोट करना पड़ेगा, हमें इक्वेलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि हमारी सोसाइटी में लोग आगे बढ़े, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके, लोगों तक हमें अपॉर्चुनिटीज पहुंचानी है। पॉइंट समझ आ गया। इसी में हमारे पास एंट्रेंस टेस्ट, यहां पे आप देखोगे कि जब फॉर्म निकलता है तो उसमें फिल करवाए जाते हैं कि उसमें कैटेगरी क्या है, आप जर्नल से हो, आप कौन सी कैटेगरी से हो, एससी से, एसटी से, आप ओबीसी से, इस तरीके से उसमें फिल करवाए जाते हैं। इसी तरीके से पे, सैलरी, प्रमोशन वो भी देखी जाएगी, अभी देखेंगे उसके बारे में। तो ये जो बेनिफिट्स है ये बात कर रहे हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स में। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। तो ये आर्टिकल हमारे पास में 16 बात कर रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज के केस में, जब भी हम कहीं भी बात करेंगे, कहीं भी गवर्नमेंट जॉब होगी, उसमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हर किसी को राइट है वो जॉब करने का, बशर्त कि वहां पे जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है तो उस एग्जाम को आप पास कीजिए, आप उस जॉब को ज्वाइन कीजिए। जैसे यूपीएससी है, आपको उसके लिए पहले प्री देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। आपने अगर ये सारे के सारे अगर ये लेवल पार कर लिए तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि अच्छा आप इस बेसिस पे, हाँ आपको क्वालिफिकेशन, जैसे उसमें लिखा जाएगा कि क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसी बेस पर आप कह दो कि नहीं मैं तो 12वीं के बाद ही ज्वाइन कर लूँ, नहीं, वो एक अलग चीज है। पॉइंट क्लियर है। तो इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट क्लियर। आर्टिकल 16 क्लोज 1 समझ आ गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 2 की। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, पहला, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस। ध्यान से देखो तो आपको इसका लिंकेज कुछ आर्टिकल 15 से मिलता होता नजर आएगा। जैसे हमने आर्टिकल 15 में बात की कि किसी भी बंदे के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता 5 बेसिस पे। कौन कौन से थे वो? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 बेसिस थे जो आर्टिकल 15 में थे। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 16 में आपको 2 एडिशनल और क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे, और वो कौन कौन से होंगे? पहला डिसेंट और दूसरा रेजिडेंस। इन बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। मतलब आर्टिकल 16 हमारे पास बात कर रहे हैं, आर्टिकल 16 2 और, मतलब इस तरीके से हम बात करें तो टोटल 7 क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे बोला गया कि आपके साथ अगर कहीं भी जॉब की बात हो रही है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, वहां पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है इन 7 बेसिस पे। कोई भी बंदा आपको आके ये नहीं कह सकता है अच्छा आप उस जगह से हो, चलिए आप तो बाहर निकलिए। जैसे मान लो मैं आपसे एक एग्जांपल ले लूं कि आप इंटरव्यू में गए, आपने प्री क्लियर किया, आपने मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू में बैठे, और बैठते ही आपको पूछा अच्छा आप कहाँ से आए हो, तो आपने कहा मान लेते कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं XYZ कि मैं X स्टेट से आया हूँ। अच्छा आप तो बाहर निकलिए, आप इस स्टेट से आए हो, नहीं हम इनको नहीं लेंगे। नहीं, आपको कोई भी रेजिडेंस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा, डिसेंट के बेस पे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कोई मैटर नहीं होगा। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपको इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। तो इस आर्टिकल में हमारे पास यही बोला गया, कांट बी डिस्क्रिमिनेटेड अंडर स्टेट, स्टेट के अंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे पास आर्टिकल 2 है। इसमें इंडिविजुअल कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट जॉब में गए वहां पे हो सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टेट की बात हो रही है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे वहां पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया। अब बात करते हैं हमारे पास आर्टिकल 16 क्लोज 3 की, और क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना। अगर मान लो सपोज करो, जैसे हमारे पास में यहां पे लिखा है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रेजिडेंस, ये हमारे पास 7 ग्राउंड दिए। ठीक है, और इसमें बोल दिया कि इन 7 बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अब मान लो आगे चल के आने वाले टाइम में हो सकता है पार्लियामेंट, गवर्नमेंट देखे कि
हमारे पास लोगों के साथ देखो अब एक अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन निकल के आया है, ये और हमें ऐड करना चाहिए। तो यहां पे क्या राइट दिया है, यहां पे लिखा है आर्टिकल 16 क्लोज 3 में, और वो दिया है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। पार्लियामेंट, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, आर्टिकल 16 क्लोज 3 में यहां पे पार्लियामेंट के हाथ में पावर दी है कि पार्लियामेंट किसी भी तरीके से कोई भी नया लॉ लेके आ सकती है, कोई भी चीज ऐड करनी है तो पार्लियामेंट कर सकती है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आएगा कि आर्टिकल 16 में पार्लियामेंट की बात कर दी, क्या स्टेट कर सकता है? स्टेट कोई भी लॉ ला सकता है क्या? पहला क्वेश्चन तो ये है। देखो यहां पे जो स्टेट की बात हो रही है वो स्टेट है हमारे पास आर्टिकल 1 वाला, जो हमारा इंडिया है उसमें स्टेट की बात हो रही है। यहां पे बात को ध्यान से समझना कि गवर्नमेंट जॉब कहां लगेंगे, तो आर्टिकल जो हमारे पास 1 है उसमें जो स्टेट्स मेंशन्ड है उनकी बातें हो रही है यहां पे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है पार्लियामेंट के हाथ में पावर है, क्या स्टेट के पास पावर नहीं है? हम तो बात करते हैं फेडरलिज्म की, और जिसमें हमने बोला है कि पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के पास बराबर पावर है। लेकिन ये चीज हमारे पास इंडिकेट करती है क्वासी फेडरल फीचर। कौन सा? क्वासी फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कहने को लगता है कि फेडरलिज्म है, लेकिन झुकाव या हम बात करें स्ट्रॉन्ग सेंटर की, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्यों? यहां पे ना तो लोअर लेवल पे जैसे हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज की, या फिर हम बात करते हैं पंचायत की, या हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं कि हमने 3 लेवल देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट के। पार्लियामेंट के ही हाथ में पावर है कि वो चाहे तो बनाना चाहे और चीज ऐड करना चाहे, कोई भी नया लॉ लाके ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना स्टेट कर सकते हैं और ना ही लोअर लेवल की जो भी गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकती। पॉइंट समझ आ गया? यहां तक समझ आया? यहां तक आर्टिकल 16 क्लोज 1, 16 क्लोज 2, 16 क्लोज 3 क्या है समझ आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां से क्या रेस्ट्रिक्शंस है, अब उस चीज को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। समझ आ गया? ठीक है, देखो अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 4 की। समझना अब इस चीज को, क्या कहता है ये आर्टिकल और क्या समझाना चाहता है। आपको ऐसी टर्म्स हर जगह पे निकालनी है कि कौन सा क्लोज आर्टिकल में हमें डिफाइन कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है। क्योंकि जब भी आपको, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिखिए स्ट्रॉन्ग सेंटर हमें कहां दिखाई देता है, या क्वासी फेडरल सिस्टम हमें कैसे दिखाई देता है, तो आपको आर्टिकल्स जब मेंशन करोगे, आर्टिकल 16 क्लोज 3, तो ये चीजें आपको अलग इंपैक्ट डालेंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, और इसके लिए एक अलग से टेबल आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 16 क्लोज 4, इस चीज को पढ़ना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। आर्टिकल 16 क्लोज 4 देखिए, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, पहली चीज तो स्टेट है, ठीक है, फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन, मतलब यहां पे बात हो रही है रिजर्वेशन की। आपसे पहली बात तो ये पूछ ली जाएगी, क्या रिजर्वेशन या सीट रिजर्व करने का जो कॉन्सेप्ट है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? बिल्कुल है, रिजर्वेशन के बारे में लिखा है। रिजर्वेशन के बारे में बताता है कौन? आर्टिकल 16। ठीक है, पॉइंट क्लियर। रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। यहां आपको ध्यान से देखने को मिलेगा, यहां लिखा हुआ है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। क्या मतलब हुआ इसका? देखो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, वहां पे हमने क्या बात की? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। आर्टिकल 15 में ये लिखा हुआ है, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, नहीं, वहां पे लिखा हुआ है सोशली
एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, वहां पे SEBC लिखा हुआ है। यहां पे जब हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो यहां बात की है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। कौन है ये नहीं पता, लेकिन बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, जहां पे हम अदर बैकवर्ड क्लास OBC के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्लियर? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन आर्टिकल 16 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 15 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बारे में बात हो रही है। क्लियर? एकदम पॉइंट क्लियर। अब देखो यहां पे कॉन्सेप्ट निकल के आया, एक क्वेश्चन आया जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वहां पे क्वेश्चन निकल के आया कि सर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से पूछा गया कि बताइए आपने यहां पे कॉन्सेप्ट डाल दिया और वो डाला रिजर्वेशन का, ठीक है, क्या रिजर्वेशन सही है? पहला क्वेश्चन आया, क्या जो रिजर्वेशन है हमारे पास में क्या वो सही है? जो हम लोगों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, कुछ सीट रिजर्व करना चाहते हैं, क्या वो सही है या गलत है? तो यहां पे BR अम्बेडकर जी ने कुछ यहां से बातें बोली और उन्होंने समझाया लोगों को कि देखो, हाँ रिजर्वेशन हमने दिया और वो बिल्कुल सही है। अब लोगों ने पूछा बताइए कैसे? तो देखो पहली चीज तो ये, जब भी हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, कि अगर यदि हम हमारा बैकग्राउंड देखें, अगर यदि हम हमारे पुराने टाइम को देखें, तो वहां पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बेस पे, ठीक है। वहां पे जितनी भी अपर कास्ट है उन्हीं को राइट है आप हायर एजुकेशन ले सकते हो। आप जितनी भी हायर स्टडीज है आप उसमें सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को देखते हो। जहां पे हमने वर्ण डिवाइड कर रखे हैं, तो ब्राह्मण ही है जो सबसे ज्यादा एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन में वही जा रहे हैं, बाहर पढ़ने भी वही जा रहे हैं। लोअर कास्ट के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन इतना है, बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने बोला कि हायर एजुकेशन में अपर कास्ट तो है ही है, लेकिन साथ में हमें लोअर कास्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए। अगर लोअर कास्ट इंक्लूड नहीं होगी तो हम किस तरीके से डेवलपमेंट कर पाए? अब इन लोगों को बराबर लाना है, बराबर कैसे लाएंगे? हमें इनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहले इनके जो पैरों में जो बेड़ियां बंधी है उनको निकालना पड़ेगा, उनसे ऊपर उठाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कुछ पुश करना पड़ेगा, तब हम इनको यहां पे ला सकते हैं। और उसको प्रमोट करने के लिए हमें रिजर्वेशन देना पड़ा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन कैंडिडेट्स रिजर्व करना है, हमें सीट्स को रिजर्व करना है। अब क्योंकि जब हायर एजुकेशन लेंगे, पहले क्या था, जितनी भी हायर एजुकेशन है वो सारे की सारी अपर कास्ट के हाथ में थी, और हायर एजुकेशन ले ली तो डेफिनेट है जितनी भी हायर जॉब्स है वो सारी की सारी किन के हाथ में होंगी? अपर कास्ट के। जो अपर कास्ट है उसी के हाथ में जॉब्स है, वही लोग पूरा सिस्टम चलाएंगे। उन्हीं लोगों के हाथ में हमने एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी दे दी कि भाई आप देखो, आप अपने हिसाब से चलाइए। तो लोअर कास्ट जो बैकग्राउंड में है, जो बैकवर्ड है, उनके बारे में कौन सुनेगा, कौन सोच पाएगा? तो फिर तो इसका मतलब वो तो पिछड़े थे, पिछड़े हैं और आगे चलते हुए भी पिछड़े रहेंगे। इसका मतलब अगर हम एक बात को ध्यान से नोट करें तो हमने एक सिस्टम पढ़ा जिसका नाम है स्लेव सिस्टम। स्लेव सिस्टम, जहां पे हमने पहले देखा कि कैसे जमींदार होते थे और उनके नीचे पीजेंट्स होते थे, फार्मर्स हैं, उनको अपना गुलाम बना के रखा। जिनके पास जमीन थी ही नहीं उन लोगों को अपनी जमीन पे काम करवाते, उनको अपना स्लेव बना रखे। तो ये सिस्टम तो अब भी चल रहा है। इसका मतलब आप अगर यदि हायर पोस्ट देखोगे वो सारी अपर कास्ट के हाथ में है, ठीक है। अब अपर कास्ट ऊपर बैठे हैं, लोअर कास्ट है उनका कहीं भी लेना देना ही नहीं है। तो इसका मतलब एक तरीके से हमारा पूरे का पूरा सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी गवर्नमेंट अपर कास्ट ही चलाएगी। तो ये जो लोअर लेवल पे बैठे हैं ये तो एक तरीके से अभी भी स्लेव हुए, ये तो बेचारे कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। इनको हमें बाहर निकालना है, इनको हमें ऊपर उठाना है, इसके लिए हमें रिजर्वेशन देना पड़ा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन निकल के आया यहां पे, लोगों ने पूछा, देखो मान लेते हैं, अगर यदि मान लो सपोज करो, आपने बहुत जगह पे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जैसे हम बात करते हैं कि किसी के पास उसके दादा परदादा के टाइम की अगर कोई जमीन है,
या उसके पास प्रॉपर्टी है या पैसा है खूब सारा, तो वो बंदे बिगड़ जाते हैं, पैसे का रोब दिखाते हैं, देखो हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो यहां पे लोगों ने एक क्वेश्चन उठाया सॉरी, वो ये कि अगर हम किसी को भी फ्री में, रिजर्वेशन एक तरीके से फ्री की ही है, अगर हम किसी को भी इस तरीके से रिजर्वेशन देते हैं तो क्या हम क्वालिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मान लीजिए हम बात करें कि कोई भी जॉब है और उसमें रिजर्व कर दी है सीट कि भाई इतने % सीट है वो रिजर्व्ड है, बाकी पे फाइट कीजिए, इन पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन सीट है उस पे क्या किसी भी तरीके का क्वालिफिकेशन, क्वालिटी है, अगर हम बात करें क्वालिटी की, क्वालिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या इस पे इंपैक्ट पड़ेगा? एक तरीके से यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग भी आ जाएंगे, तो हो सकता है इससे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो ढंग से गवर्न ना हो पाए, तो फिर क्या करोगे? तो यहां पे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और यहां पे समझाया उनको कि देखो, आपने कहा ठीक है रिजर्वेशन की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंपैक्ट हो सकता है, देखो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो हमारे राजा महाराजा हुए पहले के टाइम में, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, राजा महाराजा थे, उनके पास कौन सा एक्सपीरियंस था, वो कौन से एक्सपीरियंस को लेके उनके बच्चे पैदा हो रहे थे कि उनके हाथ में हमने डायरेक्ट कि आपके फादर राजा हैं तो चलो आप भी राजा होगे? कहां था उनके पास एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, उनके पास था, उनके पास पार्लियामेंट थी, उनके पास गवर्नमेंट थी, एक्सपीरियंस तो उनके पास था। वहां से जो भी गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइस रॉय, जो आते थे वहां से अपॉइंट होके, वो थे एक्सपीरियंस वाले। तो इसका मतलब अगर हमें एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट चाहिए तो ब्रिटिशर्स को दोबारा बुला लेते और दोबारा बुला के हम दोबारा से उनके हाथ में पावर दे देते और कहते आप चलाइए इंडिया को, हमें तो जरूरत ही नहीं है, हम तो चला ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसका मतलब हमें दोबारा से, अगर हमें क्वालिटी चाहिए तो फिर हम ब्रिटिशर्स को बुला लेते, दोबारा से हम अपनी फ्रीडम को छोड़ देते हैं। क्यों हुए हम इंडिपेंडेंट? नहीं है जरूरत, छोड़ो इसको। तो इस तरीके से यहां पे समझाने की कोशिश की कि हमें रिजर्वेशन क्यों देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, उस टाइम पर प्राइवेट जॉब्स थी नहीं इतनी, कहां थी प्राइवेट जॉब्स? नहीं थी। तो लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब्स में जब तक हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, लोगों तक प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे उनको वहां तक इंट्रोड्यूस करें? तो इसके लिए हमें रिजर्वेशन देना पड़ा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये बात हो रही है फेवर में कि रिजर्वेशन क्यों देना चाहिए। अब बात आती है, मान लो सपोज करो मैं आपके सामने कह दूं कि क्या अब इस रिजर्वेशन का मिसयूज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब इस चीज को नेगेटिव पॉइंट से देखते हैं। अभी तक हमने डिस्कशन किया एक पॉजिटिव पॉइंट कि हमें क्यों देना चाहिए, अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट देखिएगा। जैसे अब जिस फैमिली ने एक बारी अपने आप को ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमें तो रिजर्वेशन चाहिए, अब देखना यहां पे कुछ फैमिलीज हैं जिन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर ली। कुछ कास्ट है जिनको SC ST का एक कैटेगरी मिल गई है, अब उन्होंने अपनी मोनोपोली समझ ली इसमें। उसी फैमिली में, उसी सेम फैमिली में फादर, मदर, बच्चे, 2 बच्चे, सारे के सारे IAS है, सारे ऑफिसर है, उसके बावजूद भी वो अपने रिजर्वेशन सीट को फायदा उठा रहे हैं, रिजर्वेशन कोटा का फायदा उठा रहे हैं। ये तो गलत है। उसी सेम अगर हम बात करें, उसी सेम कैटेगरी में एक बंदा जो अभी भी मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम करता है, जो नालियां साफ कर रहे हैं, वो आज भी पिछड़े ही है उसी सेम कैटेगरी में। वो तो अपने आप को अभी भी नहीं उठा पा रहे ऊपर। लेकिन एक फैमिली जिसने अपने आप को ग्रो कर लिया है, अब वो बाहर ही नहीं आना चाहते, वो अभी भी उसी जगह पे बैठ के रहना चाहते हैं कि हम बैकवर्ड थे, बैकवर्ड हैं और बैकवर्ड ही रहेंगे, हमें फायदा मिलते रहना चाहिए, जबकि पूरी तरीके से वो वेल डेवलप्ड है। तो इस तरीके से हम बात करें तो यहाँ मिसयूज भी हो रहा है। तो हमें टाइम पर अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर यदि वो लायक है तो उसको दीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है तो उसको हटाइए। पॉइंट समझ आ गया? तो रिजर्वेशन के बारे में आपको समझ आ गया क्या है, वो अलग डिस्कशन है, वो हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, क्या होगा, कैसे हुआ, क्यों लाया गया। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है उसके बारे में। पॉइंट क्लियर? अब यहां पे आपको एक चीज देखनी होगी ध्यान से, अगर आप समझोगे तो एक बार ये आर्टिकल 15 को पढ़ के देखो। और आर्टिकल 15 में क्लोज 3 है, वो बात करता है विमेन और चिल्ड्रन के बारे में। आर्टिकल 15 क्लोज 3 कहते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट कुछ ऐसे लॉज बना सकता है, कुछ ऐसे पॉइंट ला सकता है जो विमेन और चिल्ड्रन को लेके हो सकते हैं। मतलब आर्टिकल 15 में विमेन मेंशन्ड है, वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में कहीं भी विमेन के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है, हमें विमेन के बारे में सोचना ही नहीं है, यहां पे ये बात हो गई एक तरीके से। लेकिन अब एक बात देखो, यहां आपने सुना होगा रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पंचायत्स 1/3 सीट होती है। तो क्या वो इसका डिस्क्रिमिनेशन है? क्या वो वॉयलेशन है? वॉयलेशन ऑफ किसका? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये है? नहीं। अब बात को ध्यान से सुनना और समझना। जैसे हम बात करें विमेन्स की, रिजर्वेशन की, यहां बात क्या हो रही है, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। यहां बात हो रही है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टर्म है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये जो टर्म है, ये टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है इसको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको बोला जाता है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, यहां से प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, यहां से प्रॉफिट मिल रहा है लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट, अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, अगर हम बात करें एमएलएज, एमपीज, अगर हम बात करें पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटीज में, मिनिस्टर्स की बात करें एंड सो ऑन, ये जितनी भी पोस्ट है ये ऑफिस तो है, लेकिन ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। मतलब ये गवर्नमेंट जॉब्स में कंसिडर नहीं होते, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास, जैसे मान लो हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो सरकारी नौकरी में है, प्रधानमंत्री है वो सरकारी नौकरी में है, नहीं, वो सरकारी नौकरी नहीं है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। पॉइंट समझ आ गया? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होती। इसका मतलब ये जो टर्म है, ये जो टर्म रिजर्वेशन फॉर विमेन इन फॉर पंचायत्स, 1/3 सीट होंगी वो विमेन्स के लिए रिजर्व होंगे, यहां पे कहीं भी विमेन का जिक्र नहीं है, लेकिन ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए ये रिजर्वेशन वहां पे दिया हुआ है। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल क्लोज 4 में, ठीक है। अब इसी में आर्टिकल क्लोज 4 में आपको एक पॉइंट और देखने को मिलेगा, और वो ये क्या, देखो यहां पे हमें देखने को मिलता है एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है उसका मतलब? देखो उस टर्म को जान लो और समझो। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक साल है, जैसे हम बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन के लिए यहां पे बोला गया कि रिजर्वेशन होगा वो 50% मैक्सिमम हो सकता है, 50% मैक्सिमम, 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते किसी को भी, और नहीं हो सकता। मान लेते हैं हमारे पास यूपीएससी का फॉर्म निकला और इसमें 100 सीट है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं इसमें से 50 सीट रिजर्व्ड है और 50 सीट अनरिजर्व्ड है, ठीक है। पॉइंट क्लियर? 50 सीट्स रिजर्व्ड है
क्योंकि यहां पे बोला रिजर्वेशन आप 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब हमने 50 सीट्स रिजर्व कर ली और 50 अनरिजर्व कर दी। हमने कहा कि भाई ये लो, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। अब अनरिजर्व का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो सीट फिल हो गई। यहाँ पे तो बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने मारामारी की और वो रिजर्वेशन नहीं है, भाई हमें तो जनरल में लड़ना है, लड़ गए। मान लेते हैं ये जो रिजर्व सीट्स है इनमें से 30 सीट्स केवल और केवल 30 सीट ही फिल हो पाई, यहां पे इतनी ही सीट भर पाई बस। ये जो 20 सीट है अभी भी रह गई अनऑक्यूपाइड, इसमें कैंडिडेट्स ही नहीं आ पाए, 20 सीट अभी भी रह गई है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। अब ये हमारे पास ये कोई भी एक साल है, मान लो अभी की साल है 2025 की साल है, इस टाइम में इस तरीके का क्राइटेरिया बना, ठीक है। तो 2026 में जब ये आएगा, नेक्स्ट टाइम जब फॉर्म आएगा, तो उस टाइम में हमारे पास 100 सीट्स मान लेते दोबारा से आई, 100 सीट्स आई, उसमें 50 सीट्स रिजर्व्ड और 50 अनरिजर्व्ड, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब ये जो 50 रिजर्व्ड हैं, पीछे की सीट्स ये जो अनऑक्यूपाइड थी, ये जो बची हुई है, यहां से ये सीट्स और 50 प्लस 20 टोटल कितनी हो गई? 70 सीट्स। इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है? कैरी फॉरवर्ड का मतलब है जो बचा हुआ है उसको आगे दे दो। जैसे आप अगर देखते होंगे किसी रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए, आपको लगता है कि जो हमारे पास बच गया, मान लेते हैं आज के टाइम में आज सारे के सारी सब्जी यूज नहीं हो पाई, पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाए, लोग कम आए, कस्टमर कम आए, तो वो क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी कि उसको उठाएंगे और फेंक देंगे, चलो भाई ये तो वेस्ट हो गया बाहर फेंक दो। उसको सारे को रख देंगे फ्रीज में, ठीक है, ताकि कल इसको दोबारा से यूज किया जा सके, उसको मिक्स कर देंगे, हाँ भाई चलो जाने दो। ऐसा होता है। ऐसे यहां है कैरी फॉरवर्ड, जो बचा हुआ है, जो बची हुई सीट्स है, उन सीट्स को आगे आने वाली वैकेंसीज में उनको ऐड कर दो और फिर उसको आगे पेश कर दो। दिस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड। पॉइंट समझ आ गया? तो कैरी फॉरवर्ड में अब यहां पे आपको एक बात समझ में आएगी कि अब ये सीट होगी 70 और बात क्या बोल रहे हैं? 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। अब कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ये क्राइटेरिया तो कैंसिल हो गया। 70 सीट्स ये तो कहीं से भी 50% तो नहीं बना, 50% को एक्सीड कर गया। तो इसके लिए बोला गया ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर यदि कैरी फॉरवर्ड होके सीट आ रही है और रिजर्वेशन 50% से ज्यादा जा रहे हैं, तो फिर उसको वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। दिस इज द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस। आर्टिकल 16 क्लोज 4। पॉइंट क्लियर एकदम? आर्टिकल 16 क्लोज 4 पूरी तरीके से समझ आ गया क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहे हैं? पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 5 की। देखो जो हमारे पास में बात हो रही है SC ST नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड STs, ये हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। जब हम आर्टिकल 300 के में जाएंगे तब वहां पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या है, क्यों आए, ये OBC क्या होता है, क्यों दिया गया रिजर्वेशन, वो आगे चल के पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जो केसेस होंगे वो भी वहां डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो आर्टिकल 16 क्लोज 5 की बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं? इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजियस और डिनोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये कह रहे हैं, मान लेते हैं गवर्नमेंट कोई भी किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को लेके, रिलीजन को लेके कोई एक पर्टिकुलर, जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा आर्मी में आपने सिख रेजिमेंट देखी है। अब आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि भाई ये कैसे हो सकता है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को, जहां पे हम रिलीजन के बारे में स्टेट कहते हैं कि मैं रिलीजन को इंक्लूड ही नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से रिलीजन अलग है, ठीक है। जबकि आप एक पर्टिकुलर रेजिमेंट बना रहे हो, सिख रेजिमेंट, महार रेजिमेंट,
इस तरीके की आपको रेजिमेंट देखने को मिलती है। तो ये कैसे? तो यहां पे यही चीज बोल रहे हैं, इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजियस। गवर्नमेंट कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके, उससे रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर वैकेंसीज निकाल सकती है और ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ये नहीं माना जाएगा क्या वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट समझ आ गया? तो ये आर्टिकल 16 क्लोज 5 है। पॉइंट क्लियर है? आर्टिकल 16 क्लोज 6 क्या डिफाइन कर रहे हैं? फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये हम लास्ट में डिस्कशन कर चुके हैं। आर्टिकल 15 में भी हमने देखा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन डाला गया था, और ये किस में डाला गया था? 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये भी हमने देखा था कि EWS जो टर्म है ये मेंशन्ड है, डिफाइन नहीं है। पॉइंट क्लियर? ये सारी चीजें हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो वही नॉर्मल बात है जो इसमें मेंशन है। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 16 आई होप पूरी तरीके से समझ आ गया। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 क्या कहता है? देखो अब इस चीज को समझना। लिखा हुआ है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहली ही टर्म लिखी हुई है अबोलिशन, मतलब नहीं करना, नहीं करना, छुआछूत नहीं करना। ये टर्म नहीं हो सकती, किसी के साथ भी नहीं कर सकते हो आप। मतलब अगर हम यहां से सबसे पहले टर्म डिफाइन करने की कोशिश करें 4 टर्म्स में, तो क्या ये कैसा कॉन्सेप्ट है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पहली नेगेटिव टर्म है। दूसरा किसके अगेंस्ट है? तो ये स्टेट प्लस इंडिविजुअल, दोनों के अगेंस्ट है। ना तो स्टेट कर सकते हैं और ना ही इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों के अगेंस्ट होगा, स्टेट प्लस इंडिविजुअल के। पॉइंट क्लियर? तीसरा, अगर हम थर्ड पॉइंट डिस्कशन करें तो ये क्या किसके लिए है? सिटीजन्स प्लस फॉरेनर, किसके लिए? तो यहां पे बात हो रही है दोनों के लिए, फॉर सिटीजन्स प्लस फॉरेनर। किसी के साथ भी नहीं कर सकते, किसी के साथ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? ना सिटीजन्स के साथ ना फॉरेनर्स के साथ। अगर आपने इस तरीके की प्रैक्टिस की तो वो क्या होगा? आपके लिए पनिशमेंट बन जाएगा। पॉइंट क्लियर? उसी तरीके से हम बात करते हैं फोर्थ, क्या ये एब्सोल्यूट है? तो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, बिल्कुल एब्सोल्यूट, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि चलो भाई हम इस बंदे को तो छूट दे देते, तू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई भी बंदा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, ऐसा नहीं है कि चलो भाई एक काम करते हैं, प्रेसिडेंट साहब को कह देते कि आप अनटचेबिलिटी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए छूट है। नहीं, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। भले ही वो कोई भी हो, इंडिया का सिटीजन या फॉरेनर, कोई भी बंदा हो, उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी के बेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारे पुराने टाइम से जो हमारे सिस्टम में जो एविल है उसको हटाना है, कास्ट सिस्टम को, इन सब को खत्म करना हमें। इसके लिए हमारे पास अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी डाला गया। पॉइंट क्लियर? अब ध्यान से सुनना, ये बातें तो हो गई। अब देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अनटचेबिलिटी ये जो टर्म है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, डिफाइन नहीं है। मेंशन्ड तो है, डिफाइन नहीं है कि किसको हम अनटचेबिलिटी बोले। क्या है अनटचेबिलिटी? बोले ये एक्चुअल में ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये एक तरीके से हम बात करें तो नीयत है बंदे की। हमें किसी बंदे को देख के उसकी नीयत पता चलती है। ये कुछ लिख के एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इस तरीके की चीज को ही हम अनटचेबिलिटी बोलेंगे। बंदे का माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके की मेंटेलिटी रखता है, वो डिफाइन करता है हमारे पास अनटचेबिलिटी को। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड डिफाइन करता है यहां से। अब इसके लिए हमारे पास बोला गया कि ठीक है, मेंशन तो कर दिया। अब मान लो यहां पे एक क्वेश्चन आया कि ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि अनटचेबिलिटी अगर किसी भी बंदे ने प्रैक्टिस की तो उसको सजा मिलेगी या कर नहीं सकते हो आप। ठीक है, अगर मान लो किसी ने प्रैक्टिस कर दिया तो क्या होगा? अब यहां पे तो कुछ भी ऐसा लिखा ही नहीं है। तो यहां पे अब ध्यान से सुनना और समझना। आर्टिकल 17 ये कहता है कि हमारे पास
ये इकलौता ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर किसी भी तरीके का एक्सेप्शन नहीं है। पहली चीज अब्सोल्यूट है। दूसरी चीज, इस आर्टिकल को सपोर्ट करेगा क्या? लॉ। यहां पे गवर्नमेंट एक लॉ लेके आएगी। वो लॉ ऐसा होगा, अगर किसी ने भी प्रैक्टिस किया, किसी ने भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया, तो उस बंदे के खिलाफ क्या एक्शन लेना है, उसको क्या सजा देनी है, वो डिफाइन करेगा उस लॉ को। उस लॉ में मेंशन होगा कि उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। अब यहां से क्या बात आती है? यहां से बात आती है कि अगर मान लो कोई भी स्टेट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? स्टेट है बिगेस्ट वायलेटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो स्टेट अगर यदि प्रैक्टिस करता है, ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा? यहां पे माना जाएगा कि भाई इसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, चलो भाई इसके अगेंस्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलो, ये बात हो रही है स्टेट की, अगर कोई स्टेट करता है तो। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल अगर इस तरीके की प्रैक्टिस करता है, तो उसके लिए आपको लॉ में क्या पनिशमेंट है वो चीज डिफाइन करेगी, उसको क्या सजा देनी है। मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो लॉ है, अब इस लॉ का नाम क्या है, क्या बोले हम इसको? तो इसको बोलते हैं हम दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ये आता है 1955 में, पीसीआर एक्ट 1955। ये जो लॉ है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, लेकिन उसको सप्लीमेंट, उसको पावर प्रोवाइड कर रहा है कौन? ये एक्ट। तो इसका मतलब अब यहां पे क्या लिख सकते हैं? अगर आपको एक टर्म में मेंशन कर रहा हूं तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? ये जो लॉ है, लॉ मतलब लेजिस्लेशन सप्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट समझ आ गया कि हमारे पास इस लॉ में मेंशन किया गया, अगर कोई भी बंदा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता पाया गया तो उसे क्या सजा देनी है, वो यहां पे मेंशन है। इसी का नाम चेंज किया गया और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाया गया, और इसी को बोला गया हमारे पास में द SC एंड ST, ठीक है। और इसी में ब्रैकेट में मतलब मेंशन किया गया प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, ठीक है। इसी को चेंज किया गया 1989 में, इस एक्ट को लाया गया। एक्ट यही है, इसको और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाया गया कि इनके अगेंस्ट, क्योंकि बहुत सारा कास्टिज्म हो रहा था, तो उस चीज को हटाने के लिए कि SC और ST एक्ट इसमें इंक्लूड किया गया और इसको चेंज कर दिया गया और ये बना दिया गया 1989 में। पॉइंट क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 17 से रिलेटेड, कि पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है ये, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्लियर एकदम। अब यहां पे कुछ लोगों का डाउट आएगा, जैसे हमने कोरोना के टाइम में देखा, इंडिविजुअल को लेके, देखो ये पूरी कम्युनिटी को लेके है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके आप हाईलाइट नहीं कर सकते, किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते हो। एक इंडिविजुअल, जैसे आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में, मान लो किसी एक बंदे को कोरोना हो रहा है, अब वो लाइन में खड़ा है, तो उससे लोग कह रहे हैं कि आप पीछे हट जाइए, एक इस तरीके से 2 फीट की 3 फीट की डिस्टेंस बनाइए, चलो पीछे हटो, आपको कोरोना है, आप दूर हटिए। तो ये अनटचेबिलिटी नहीं है, आप किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते, ये अनटचेबिलिटी नहीं है, ये बचने का एक तरीका है। तो इसको बोला गया ये अनटचेबिलिटी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास आर्टिकल 17 क्लियर। चलो अब बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। राइट टू इक्वेलिटी में लास्ट आर्टिकल 18 क्या है, इस चीज को समझते हैं हम। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ आ रहा है, एक एक आर्टिकल, एक एक फंडामेंटल राइट क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। देखो इसे जानते हैं और समझते हैं। आर्टिकल 18 क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स
टाइटल्स का अबोलिशन, खत्म कीजिए। देखो पहले तो इस चीज को समझते हैं, 4 टर्म्स निकालते हैं, क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो टर्म आ रही है अबोलिशन, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आर्टिकल है, नेगेटिव स्टेट है, ठीक है। दूसरा किसके अगेंस्ट है, तो ये अगेंस्ट है स्टेट के, ठीक है। तीसरा अगर यदि हम बात करें तो ये किसके लिए है, ये है हमारे पास सिटीजन्स प्लस फॉरेनर, दोनों के लिए बात हो रही है, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तीसरा अगर हम पॉइंट डिस्कशन करें तो यहां पे हमारे पास क्या बोला जा रहा है, ये एब्सोल्यूट है या फिर ये कैसा है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, तो हाँ इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलती है। क्या है अभी देखेंगे इसको, ठीक है। पॉइंट क्लियर, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्लियर। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं इसको। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सॉरी आर्टिकल 18 है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात कर रही है, ठीक है। किसी भी तरीके का टाइटल आप नहीं ले सकते, जैसे जो पुराने टाइम की बात करते हैं हम, तो पुराने टाइम में जितने भी राजा महाराजा है वो बहुत सारे टाइटल्स को अचीव करते थे और अपने नाम के आगे लिखते थे, जैसे महाराजा धीराज, राजा फलाना, राजा धिकड़ा, इस तरीके का नाम वो मेंशन करते थे, राजा एक टाइटल लगाते थे अपने नाम के आगे, ठीक है। तो यहां पे बोला गया ये नहीं होगा। अब इसी तरीके का टाइटल हमारे पास में उसके बच्चे हैं वो भी लेके आ रहे हैं, भाई मैं तो राजा का बेटा राजा होगा, नहीं। यहां पे ये जो टाइटल है इसको हटाने की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि हमें स्टेट में क्या लाना है, इक्वेलिटी को प्रोवाइड करना है, हमें इक्वेलिटी बनानी है। अगर यदि मान लो सपोज करो हमारे पास में यही चीज दिखाई जाती है कि ये तो राजा है, ठीक है, तो अपर कास्ट और लोअर कास्ट अभी भी है, तो टाइटल्स को हटाने के पीछे रीजन ये है कि हमें जो यहां पे मेंशन किया गया है, जो आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 16 कह रहे हैं कि हमें इक्वेलिटी लेके आनी है, हमें ये जो गैप है ये खत्म करना है, उसके पीछे रीजन क्या है, इन सब टाइटल्स को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर यदि हम बात करें तो फिर हम बार बार में पढ़ते हैं, ये जो बापू है ये क्या है, ये भी तो एक टाइटल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो ये टाइटल है, नहीं। अब समझना, ध्यान से सुनो और समझो इस चीज को। हमने जो टर्म पढ़ी है बापू, ये हमने इंडिविजुअल पर्सन ने टाइटल दे रखा है, ये टाइटल नहीं है। ये आप जब भी कोई बुक देखोगे तो उसमें देखोगे कहीं भी बापू नहीं लिखा है, वहां पे उनका पर्टिकुलर पूरा नाम लिखा है, मोहनदास करमचंद गांधी, कहीं भी बापू वर्ड नहीं है। स्टेट डिफाइन नहीं करता इस चीज को कि हम आपको टाइटल दे रहे हैं, स्टेट कोई भी टाइटल नहीं देगा, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन दे सकते हैं, इंडिविजुअल दे सकते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल दे सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करो, अगर यदि मैं बात करूं, एक मदर अपने बच्चे को कुछ भी बुला सकती है, मेरा राजकुमार, मेरा राजा, नाम उसका कुछ है पतला सा मरा सा, लेकिन उसके बाद उसको बोल रहे हैं मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा। जैसे आपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में देखा होगा, उसमें मेरे बाबू, मेरे सोना, इस तरीके के ये टाइटल है। इंडिविजुअल पर्सन दे सकते हैं, आप किसी को कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई टाइटल दीजिए। स्टेट कोई भी टाइटल नहीं देगा। स्टेट कभी भी आपको खड़े होकर ये नहीं कहेगा कि चलो मैं टाइटल प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरी तरफ से ये बात बोली गई, नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया। कहीं भी ऐसा टाइटल क्वीन, किंग, छोरा लंबड़दार का नाम है कुछ, छोरा लंबड़दार का, नहीं भाई नहीं, ठीक है, ये टाइटल्स नहीं होंगे। मैं सरपंच, इस सब टाइटल्स इंडिविजुअल पर्सन की तरफ से हैं, स्टेट की तरफ से नहीं होंगे। पॉइंट क्लियर। तो फिर स्टेट क्या करेगा, तो अभी इसमें देखने को मिलेगा कि हमारे पास स्टेट टाइटल्स दो ही दे सकते हैं, दो ही तरीके के। पहला, अगर हम बात करें इसमें एक्सेप्शन की बात करें कि स्टेट किसी को कोई भी टाइटल नहीं देगा,
जैसे अगर हम बात करते हैं तो कहां पे दे सकते हैं, हमने तो देखा है बहुत सारे लोग हैं जो लगाते हैं डॉक्टर, डॉक्टर एबीसी, डॉक्टर XYZ, कुछ भी। तो देखो स्टेट दो जगह पे टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला मिलिट्री में, मिलिट्री में जहां पे आप देखते हो लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल, इस तरीके के टर्म देखते हो, यहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेट मिलिट्री में टाइटल्स देगा, ठीक है, वो लिखेंगे लेफ्टिनेंट, जनरल, लेफ्टिनेंट फलाना नाम जो भी है, जनरल XYZ, कर्नल XYZ, इस तरीके का नाम मेंशन कर सकते हैं। दूसरा एकेडमिक, एकेडमिक एजुकेशन में टाइटल्स प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे आप देखोगे PhD जब कोई बंदा कर लेता है तो वहां पे वो डॉक्टर का टाइटल लगाते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर XYZ। MBBS कर लिया तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, तो ये टाइटल है, ठीक है, पॉइंट क्लियर। स्टेट दो जगह पे ही टाइटल प्रोवाइड करेगा, पहला मिलिट्री के केस में और दूसरा एकेडमिक में, पॉइंट क्लियर। अब फिर एक क्वेश्चन और उठ के आता है कि क्या हमारे पास ये जो, जैसे हमने बात की पद्म भूषण की, ठीक है, ये जो हम टाइटल, जो हम अवार्ड दे रहे हैं, तो क्या ये भी हमारे पास में भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण होगा, पद्म विभूषण हो गया, क्या ये टाइटल्स हैं? नहीं, ये टाइटल नहीं है। ये एक्चुअल में ओनर ऑफ एक्सीलेंस है। आपने अच्छा काम किया है उसके लिए हम आपको ओनर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे ऐसा नहीं लिख सकते हो कि मैं भारत रत्न, भारत रत्न और फिर XYZ, इस तरीके से XYZ, ये कोई भी नाम नहीं लिख सकते अपने नाम के आगे। जैसे आपको ये अवार्ड मिला है और इस अवार्ड का आप मेंशन या यूज अपने नाम के आगे नहीं कर सकते हो। हाँ, इसको अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, XYZ ब्रैकेट में और भारत रत्न, भारत रत्न, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है भारत रत्न XYZ, नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते, पॉइंट क्लियर। तो ये हमारे पास में बताता है आर्टिकल 18, जिसमें बात कर रहा है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो क्लास है उसको खत्म करना है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इक्वेलिटी को हमें मेंटेन करना है, पॉइंट क्लियर है। इसी के बेसिस पे अब हम अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, 18 क्लोज 2 क्या कहते हैं? नो सिटीजन ऑफ इंडिया shall accept any titles from any foreign state। कोई भी इंडिया का नागरिक होगा, कोई भी हो, वो अगर उसको मान लीजिए कोई भी फॉरेन कंट्री है, वो कहती है कि हम आपको अपनी तरफ से हम टाइटल देते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो हमारे पास में जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनको बोल दिया गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है। अब बाहर की कोई कंट्री है, वो कहती है कि हम आपको टाइटल देते हैं और आप इसको यूज कीजिए। नहीं, कोई भी इंडिया का सिटीजन ऐसे बाहर की कंट्री से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता, ठीक है, पॉइंट क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक नहीं है, ठीक है, शैल व्हाइल ही होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। टर्म देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब ये बात कर रहा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। आर्टिकल 18 क्लोज 3 क्या कह रहा है? प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि अगर किसी भी बंदे ने, कोई भी बाहर का बंदा है और उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, ठीक है, बाहर ही है, वो इंडियन नहीं है, ठीक है, और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि ये बताओ कि कोई बाहर का बंदा इंडिया में गवर्नमेंट जॉब कैसे कर सकता है, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो सपोज करो कोई भी पर्सन है जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, हो सकता है उसके पास, जैसे मान लो वो IMF में या कहीं भी अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है, अब वहां से वो रिटायर हो गया, अब उसके पास नॉलेज है, वहां से वो बाहर निकल गया, इंडिया ने देखा कि यार इसके पास अच्छी नॉलेज है, इसको अच्छी समझ है, तो इसको हम अपने इंडिया में बुला लेते हैं, हमारे यहाँ पे काम आएगा, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेगा, तो इस तरीके से उसको इंडिया में बुला लिया, ठीक है। तो जब वो इंडिया में आ गए तो वो एक तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं,
ठीक है, तो बात उसके टर्म में हो रही है कि अगर कोई भी बाहर का बंदा है, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है या फिर ट्रस्ट जो स्टेट गवर्न कर रहे हैं, अगर वो ऐसी जगह पे है, तो उसको अगर मान लो कोई भी बाहरी कंट्री कोई भी टाइटल देना चाहती है, उसका स्टेट कुछ भी देना चाहता है, तो वो लेगा, लेकिन विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं ले सकता। उसको पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इस तरीके का टाइटल ले सकता हूं या नहीं, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, नो पर्सन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नो पर्सन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, मतलब गिफ्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी गिफ्ट हुआ आपको, इमोल्यूमेंट्स हुए, कोई भी प्राइज हुआ या ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम एनी अंडर फॉरेन स्टेट। आप देखिए, सिटीजन तो कर ही नहीं सकता, सिटीजन को तो कुछ भी परमिशन नहीं है। सिटीजन होगा वो तो इंडिया की टेरिटरी का जो सिटीजन है, वो तो बाहर के किसी भी कंट्री से टाइटल नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन अगर यदि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं है, अगर उसको कोई भी बाहर से कोई ओनर लेना है, कोई गिफ्ट लेना है, इमोल्यूमेंट्स लेने हैं, तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के आप डायरेक्टली वो अचीव नहीं कर सकते, नहीं ले प्रेजेंट नहीं कर सकते, इमोल्यूमेंट्स नहीं ले सकते। जैसे आपने देखा होगा, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने बाहर की कंट्री से बहुत सारे अवार्ड लिए। अब ये तो एक तरीके से ये हो गया कि आप तो बाहर की कंट्री से ले ही नहीं सकते, और नहीं, पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लीजिए। वो कहते हैं हाँ ठीक है आप ले सकते हो, अगर दूसरी कंट्री का टाइटल नहीं है, वो ऑनर है, वो गिफ्ट है, अगर वो दे रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। पहले आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके के टर्म्स हमारे पास में आर्टिकल 16, 17 और 18 में है। ये हमारे पास कंप्लीट है। कंप्लीट राइट टू इक्वेलिटी क्या है, एक एक टर्म को हमने यहां पे डिस्कशन किया। राइट टू इक्वेलिटी जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18, एक एक टर्म क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, उसके बारे में हमने एक एक टर्म को यहां पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।